अंगूठा दिखा दीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बानसूर पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आपका सबका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट। बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हमारे पास अब जो यूनिट है वो सेकंड यूनिट हम स्टार्ट करेंगे। और सेकंड यूनिट के अंदर हमारे पास जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज, यानी कि एक आवेश के कारण या जो सिस्टम है, एक आवेशित सिस्टम के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी होगी या विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो रहेगी उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिएगा, आवेश के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए चार्ज, आवेश के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम पोटेंशियल एनर्जी किस किस तरीके से और किस किस सिस्टम की हम निकालना चाहते हैं। तो हमने लिखा है कि दो या दो से अधिक बिंदु पथ आवेशों को निकाय के लिए उन आवेशों को उनकी स्थितियों तक अनंत से लाने में जो कार्य किया जाता है उस कार्य को हम बोलते हैं उस आवेश की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ठीक है, या उसी को हम क्या बोलेंगे, स्थितिज ऊर्जा। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर देखिएगा, ये इन्फिनिटी पर कोई स्पेस है और यहाँ पर हमारे पास कोई निर्देश तंत्र है जिसको हमने x और हमने y नाम दिया, और ये इसका मूल बिंदु 0 0 है। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी आवेश है क्यों, उस क्यों आवेश को किसी अन्य आवेश के क्षेत्र में, किसी अन्य आवेश के क्षेत्र में लाने में जो किया गया कार्य होगा वही कार्य पोटेंशियल ऊर्जा यानी कि स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल हमारे पास जो स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा है वो है दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों को निकाय के लिए उन आवेशों को उनकी स्थितियों तक, जैसे कि इसकी स्थिति हम मान लेते हैं ये इसकी R1 स्थिति है और यहाँ पर कोई दूसरा आवेश लेके इसकी R2 स्थिति है, तो इनकी स्थितियों तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वो कार्य क्या कहलाता है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, वो कार्य क्या कहलाता है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले दो आवेशों की निकाय की रचना में यदि प्रथम आवेश Q1, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज और देखते हैं। देखो यहाँ पर बोला गया है आवेश के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि जो निकाय है वो किस किस तरह का हो सकता है। तो इसमें पहला हम निकाय की बात करेंगे या सिस्टम की बात करेंगे कि निकाय या हमारे पास जो सिस्टम है वो किस किस प्रकार का हो सकता है। इसमें पहला है हमारे पास विविक्त आवेश, विविक्त आवेश या जिसको आप बोलते हो डिस्क्रीट चार्ज। ठीक है, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये। और दूसरा होता है सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण। ठीक है, या कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम दोनों को पढ़ रहे हैं कि जब हमारे पास जो आवेश है उनको हम अनंत से तो लेके आ रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, जो आवेश है इस तरह से मान लीजिए यहाँ पर हम इन्फिनिटी मान लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास एक सिस्टम है, हम अनंत से आवेशों को उनकी स्थितियों तक ला करके छोड़ रहे हैं। लेकिन जब आवेशों को ला रहे हैं तो उसमें हम किस तरह से लेके आ रहे हैं, एक एक आवेश को ला करके डिस्क्रीट डिस्क्रीट रख रहे हैं, यानी कि दूर दूर अलग अलग रख रहे हैं, या फिर उनसे एक सतत आवेश का वितरण का निर्माण कर रहे हैं। तो दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। कैसे, जैसे कि हम यहाँ से अनंत से एक आवेश को यहाँ रख दिया, एक आवेश को यहाँ रख दिया, एक आवेश को यहाँ रख दिया, और इनकी जो स्थितियाँ हैं वो हमारे पास R1 है, R2 है, R3 है, अलग अलग हैं। तो इस तरह के वितरण को हम बोलेंगे विविक्त आवेश वितरण या डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम इसको बोलते हैं। एक हमारे पास होता है सतत, यानी कि हम यहाँ से अनंत से कोई आवेश लेके आए और यहाँ पर हमने आवेश को बिल्कुल सतत रूप से क्या कर दिया है, इसके ऊपर रख दिया, इस तरह से इसके ऊपर रख दिया इस तरह से, तो इसको बोलेंगे सतत आवेश वितरण। ठीक है, तो दोनों वितरण के अंदर जो ऊर्जा का मान है वो अलग अलग रहेगा।
डिस्क्रीट के लिए कैलकुलेशन अलग रहेगी, उसके लिए मान अलग आएगा। सतत के लिए कैलकुलेशन अलग रहेगी, उसके लिए मान अलग आएगा। तो हम यहाँ पर दोनों ही तरीके पढ़ रहे हैं कि सतत आवेश वितरण जब करेंगे तो उसमें पोटेंशियल ऊर्जा का मान क्या होगा जब अनंत से हम n चार्जों को लेकर के आएंगे। तो हमारे पास जो टॉपिक है देखो अगला, कि विविक्त आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा। पहला इसमें जो टॉपिक है वो है विविक्त आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा, यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ n डिस्क्रीट चार्ज ऑन n डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। ओके, तो यहाँ पर हम पहला पढ़ रहे हैं जिसमें हमने विविक्त आवेश को चुना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा आप, दो या दो से अधिक आवेशों के निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा की गणना अध्यारोपण सिद्धांत से की जाती है। अध्यारोपण का मतलब है कि आपके पास एक पोटेंशियल ऊर्जा है, फिर दूसरे आवेश को लेके आएंगे तो उसकी एक ऊर्जा होगी, तीसरे आवेश को लेके आएंगे उसकी एक ऊर्जा होगी। तो उन ऊर्जाओं को यदि आप जोड़ रहे हो, सिंपल जोड़ रहे हो, तो उस जोड़ने को हम बोलते हैं अध्यारोपण सिद्धांत। ठीक है ना, या सुपरपोजिशन, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या अध्यारोपण का सिद्धांत का उपयोग कर याद की जा सकती है। तथा इस सिद्धांत के अनुसार बिंदुवत आवेश जैसे कि Q1, Q2, Q3 डैश Qn तक हो सकते हैं भी दो स्थिति क्रम से, ये दो नहीं है, को स्थितियां क्रम से R1, R2, R3 डैश को किसी आवेश का मान स्थिति पर लाने के लिए शेष अन्य आवेशों के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ेगा वो कार्य ही क्या कहलाता है, पोटेंशियल ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, और यह इस आवेश की स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। स्थिति ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, देखो इसमें यदि डायग्राम होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें आपके पास डायग्राम नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, अपन डायग्राम बना लेंगे। जरा देखो, आप एक बार इसको समझेंगे डायग्राम के साथ। इसको मैं थोड़ा ओपन कर देता हूँ। देखो, हमारे पास इस तरह से एक निर्देश तंत्र है। ठीक है, ये निर्देश तंत्र है, ये इसका मूल बिंदु है 0, 0। यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास कोई पॉइंट है अनंत, और यहाँ पर बहुत सारे आवेश रखे गए हैं। उन आवेशों को हम इस निर्देश तंत्र के अंदर लाएंगे, और मान लेते हैं हमारे पास इस तरह से एक सिस्टम है। ये एक सिस्टम, ठीक है, ये क्या है, एक सिस्टम है। यहाँ से सबसे पहले हम Q1 आवेश को लेके आएंगे, और उसकी स्थिति मान लेते हैं यहाँ पर हमने Q1 आवेश को लेके आए, और ये हमारे पास स्थिति होगी इसकी R1। जब हम Q1 आवेश को लेके आएंगे तो उसके कारण किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर इस निकाय के अंदर पहले से कोई मौजूदा आवेश नहीं है, और पहले से आवेश नहीं है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, और विद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो यहाँ पर कार्य विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना नहीं पड़ेगा, और कार्य करना नहीं पड़ेगा तो ऊर्जा का मान कितना रहेगा, 0। लेकिन जब यहाँ से हम Q2 आवेश को किसी बिंदु तक लेके आएंगे, यहाँ तक मान लीजिए हम Q2 को लेके आए, तो अब हमारे पास Q2 को लाने में किया गया कार्य करना पड़ेगा, और ये स्थिति हम मान लेते हैं कितनी है, R2, और इन दोनों के बीच की जो स्थिति है वो हम मान लेते हैं कितनी है, R12 मान लेते हैं, R1 और 2 मान लेते हैं। इसी प्रकार जब आप तीसरे आवेश Q3 को लेकर आगे आओगे तो मान लीजिए कि आपके पास Q3 यहाँ पर है, यहाँ पर हम मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं, ये हमारे पास कितना है, Q3 आवेश लेके आए, और ये स्थिति R3 है। तो आपके पास इसके विरुद्ध भी कार्य करना पड़ रहा है और इसके विरुद्ध भी कार्य करना पड़ रहा है। ये रहेगा R23 और ये रहेगा हमारे पास R13, इस तरह से। तो स्टार्टिंग से चलते हैं अपन। देखो, हमने यहाँ पर एक तो अध्यारोपण का सिद्धांत काम में लेना है। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि जो कार्य है उन सब कार्यों को आप सिंपल जोड़ लीजिए। जोड़ने का मतलब है कि आपने यहाँ पर अध्यारोपण का प्रिंसिपल को काम में लिया है। पहला W1 जो है वो क्या है, Q1 आवेश को देखिए अनंत से निकाय तक लाने में किया गया कार्य है। ओके, तो यहाँ पर W1 देखोगे तो W1 का मान कितना मिलेगा, 0। रीजन क्या है कि यहाँ पर हम Q1 को तो लेके आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पहले से ही पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, 0 है, इसलिए ऐसा हुआ। इसका आप क्वेश्चन नंबर इसको आप फर्स्ट दे दीजिए, इसको आप सेकंड दे दीजिए। अब हम क्या कर रहे हैं, एक आवेश हम लेके आ गए, अब हम दूसरा आवेश लेके आएंगे। तो देखो, अब आप लिखोगे Q2 आवेश
Q2 आवेश को अनंत से कहाँ लाएंगे, निकाय तक लाने में किया गया जो कार्य है वो क्या होगा। देखिए जब आप Q2 को लेके आए थे तो उससे पहले कौन मौजूद था यहाँ पर, Q1। तो Q1 का एक विद्युत क्षेत्र भी होगा और उसका पोटेंशियल भी होगा। तो उसमें हम लाने में जो किया गया कार्य है उसको आप लिखोगे W2 से, और यहाँ पर हम Q2 को लेके आ रहे हैं और उससे पहले जो विभव मौजूद है वो किसका है, वो मौजूद है Q1 का। इसके साथ इसको गुणा करेंगे क्योंकि हमें पता है कि जो कार्य होता है वो आवेश गुणा विभव होता है, आवेश गुणा विभव होता है। ठीक, तो यहाँ पर आप देखोगे कि W2 का जो मान है वो Q1 इंटू विभव का जो मान है K Q1 अपॉन R रहेगा। अब इसको आप सही करके लिखोगे, आप Q2 को लेके आ रहे हो, Q1 का मौजूद है, तो W2 का जो वैल्यू मिलेगा K Q1 Q2, और इन दोनों के बीच की दूरी को लिखेंगे R12। इसको आप इक्वेशन नंबर दे सकते हैं 3। इसी प्रकार आप लिखोगे कि Q3 आवेश को अनंत से निकाय तक लाने में किया गया कार्य, तो उसका आप W3 से लिखोगे। अब की बार कौन से आवेश को लेके आ रहे हो, अब की बार आप Q3 को लेके आ रहे हो, तो आप यहां पर लिखोगे Q3। ठीक है, Q3 लेके आ रहे हो और पहले से किसका पोटेंशियल उपस्थित है, पहले से पोटेंशियल है Q1 का और पहले से पोटेंशियल उपस्थित है Q2 का। ये आवेश हम पहले ला चुके हैं, तो इनके विरुद्ध हमें इसको लेकर आना पड़ रहा है। तो आप इनकी वैल्यू भी रख दीजिए और साथ में ये भी। तो देखो जब आप वैल्यू लिखोगे W3 का तो लिखोगे Q3 और इसकी वैल्यू है K Q1 बटे में R प्लस K और Q2 बटे में R, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो W3 का जो वैल्यू मिलेगा K Q1 Q3 बटे में R, इन दोनों के बीच की दूरी होनी चाहिए जो कि 13, ये भी आप ध्यान रखेंगे, प्लस यहाँ पर K Q3 Q2 अपॉन R 32 ये आ जाएगा। और इसको आप इक्वेशन नंबर दे सकते हैं, कितनी आ गई थी 3, तो इसको आप दे सकते हैं 4। ठीक, इस प्रकार आप देख सकते हैं कि अलग अलग आवेशों को लाने में कार्य करना पड़ रहा है, लेकिन हमारे पास जो टोटल कार्य है वो क्या रहेगा, वो रहेगा इस तरह से। ये हमारे पास टोटल कार्य है W बराबर W1 2 3 4 5 डैश, सबको जोड़ देंगे। तो हमने सबको सिंपली जोड़ दिया है। तो देखिए यहाँ पर हमने सिंपल क्या कर दिया, सबको जोड़ दिया है। तो W को आप जोड़ोगे तो W1 बराबर W बराबर W1 प्लस W2 W3 WN तक रहेगा, क्योंकि हम N आवेश लेके आ रहे हैं। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो सिग्मा और I का मान 1 से लेकर के N तक और WI आप लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन आप W का जब I का वैल्यू रखोगे, ठीक है, तो आपके पास क्या रहेगा, देखो यहाँ पर ये WI का मान है, या W का मान लिख सकते हो, I का मान मत लिखो, W का मान है। तो ये रहेगा हमारे पास कितना, K Q1 Q2 बटे R12, मैं लिख देता हूँ, सबसे बेस्ट रहेगा, मैं इसको लिख देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ। तो आपके पास जो कुल कार्य है, कुल कार्य जो है वह है W बराबर W1 W2 और डैश WN। पहले आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना है 0, दूसरा W2 का वैल्यू कितना है K Q1 Q2 बटे में R12 प्लस W3 की वैल्यू क्या है, W3 की वैल्यू है K Q3 Q1 अपॉन R31 प्लस K Q3 Q2 बटे में R32 और डैश, यहाँ पर WN का मान भी होगा। अब आप इनको समराइज कर दीजिए, तो W का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा सिग्मा, ठीक है, और K QI QJ अपॉन RI और J। यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 है, 3 1 है, 3 2 है, तो ये अलग अलग वैल्यूज आपके पास आ रही हैं। ये वैल्यू कभी भी सेम नहीं होती, तो सेम नहीं होती तो आप लिखोगे I नॉट इक्वल टू J, लेकिन वैल्यू जो है वो I का मान भी 1 से शुरू है और J का मान भी 1 से शुरू है और वो कहाँ तक रहेगा N तक। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, किया गया
कुल कार्य। लेकिन इसमें छोटी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि हर टर्म्स जब i का मान 1 रखोगे, j का मान 1 रखोगे, तो हर टर्म्स 2 बार रिपीट होगी, और 2 बार रिपीट होगी, इसलिए हमने इसके आगे 1/2 को क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया। देखो यही कार्य W निकायों की वैद्युत स्थिर ऊर्जा होगी, और इसको हमने लिखा है U बराबर W 1/2 सिग्मा I इक्वल टू 1, और I और J का मान बराबर नहीं है। K का जो मान है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और QI और QJ अपॉन RIJ ये रहता है, और इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया है 1/2 को। मल्टीप्लाई 2 को क्यों किया, आवेशों के युग्म के लिए गणना करने पर IJ के मान युग्म I और J के आवेशों एक युग्म समान होते हैं, तथा एक ही युग्म गणना 2 बार की जाती है, या 2 बार आ जाती है। वो 2 बार नहीं आए, इसलिए हमने 2 बार तो आएगी, लेकिन हमने उसके आगे क्या कर दिया, 1/2 लगा दिया। उससे क्या होगा, जो हर टर्म्स है वो केवल एक बार रिपीट होगी, इसलिए हमने इसके आगे क्या किया है, 1/2 गणना में लगाया जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। उदाहरण के लिए यदि Q1, Q2, Q3 आवेश के निकाय की बात करें, तो आपके पास जो वैल्यू है वो ये आएगी। वैसे जब आप इसको ओपन करोगे तो इसमें 6 टर्म्स आती हैं, लेकिन जब आप 1/2 यूज़ कर रहे हैं तो इसमें आपके पास जो ओरिजिनल 3 टर्म्स है वही आएंगी। ठीक, जब आपके पास इसका न्यूमेरिकल क्या करवाया जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा कि ये क्यों आता है। तो आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे। आज हमने पढ़ा है n विविक्त आवेशों के कारण स्थिर ऊर्जा, और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि सतत आवेश वितरण के कारण ऊर्जा कितनी होती है।